विपक्ष जहां एक एक करके बिखरता दिख रहा है, तो मोदी अपने 400 के मिशन पर लगे हुए हैं। मोदी 400 को लेकर बढ़ रहे हैं और विपक्ष को शौक लगा हुआ है। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है। एक तरफ जहां विपक्ष खंड खंड हो रहा है, बिखरता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी एक बार फिर से 400 से ज्यादा सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं और बार बार ये दावा कर रहे हैं। लेकिन पीएम का ये कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है, पीएम इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी समझनी होगी। पीएम ने इस बार एक नया समीकरण सेट किया, जिसमें बीजेपी के लिए 370 और पूरे एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष को शौक लगा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी के ने पहले से ही बता दिया है कि उन्हें 400 सीटें मिलने जा रही हैं। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है, पूरी डिटेल में आपके सामने रखूंगा और यह भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं वो पूरा कैसे होगा, प्रधानमंत्री के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, प्रधानमंत्री के इस कैलकुलेशन की वजह क्या है, इसके पीछे फैक्ट क्या है। एक एक राज्यों का समीकरण आपके सामने रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान पहले आपको सुनवाते हैं। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अब प्रधानमंत्री के 400 के टारगेट के बाद विपक्ष अभी से अपने लिए बहाने तलाश रहा है। मजेदार तो यह है कि विपक्ष अभी से, जबकि लोकसभा चुनाव हुए भी नहीं है, ईवीएम का राग अलापने लग गया है। पहले विपक्ष की दलील सुनिए। अब अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 400, इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम। इतना ईवीएम सेट हो गया, मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि हम भारी बहुमत से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। पहले तो हम सोचते थे कि हाँ या ना, लेकिन जिस दावे के साथ तो कहते हैं उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। यानी कि विपक्ष अभी से बहाने ढूंढ रहा है। लोकसभा चुनाव में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, क्योंकि चुनाव 543 सीटों पर होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भले ही विपक्ष के कई नेता कैमरे पर ईवीएम कर रहे हो, लेकिन आज अगर आप मोदी के विरोधियों से प्राइवेटली भी बात करेंगे तो भी वो इस बात को मानते हैं कि इस बार का चुनाव वही जीत रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मोदी को मिली थी, बीजेपी को मिली थी। और सवाल यही है कि क्या इस बार मोदी 370 के तक पहुंच पाएंगे, कितना आगे जाएंगे। इस सवाल को समझने के लिए अब कुछ फैक्ट्स की जरूरत यहां पर पड़ेगी। पहले तो ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी सारी की सारी सीटें जीत चुकी है, यानी अब इससे ऊपर नहीं जा सकती है। यहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट 100% है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली 100% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने सारी सीटें जीती हुई हैं। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा, दिल्ली, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी जीत का परचम 100% लहरा चुकी है। ये मानकर चलते हैं कि इस राज्य में भी बीजेपी अपना परफॉर्मेंस दोहरा देगी। इन राज्यों में टारगेट पूरा होता दिख रहा है, यानी यहां कोई सवाल नहीं है। तो सवाल कहां है? सवाल यह है कि अगर बीजेपी को 370 सीटें जीतनी है और एनडीए को 400 पार जाना है, तो इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। उत्तर भारत की कई राज्यों के आंकड़े अब हम आपको दिखाते हैं। 9 राज्य जहां पर आंकड़ा जो है वो अलग अलग खेल करता नजर आ रहा है। अगर 370 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है तो ये आंकड़ा, इसे बढ़ाना होगा। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, कहानी मैं आपको बताता हूं।
इसे लेकर मोदी सरकार ने क्या तैयारी की है? उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 23 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार टारगेट 33 की है। जरा 30-70 में इस तस्वीर को लेकर आइए। इस बार 33 सीटें जीतने का टारगेट महाराष्ट्र में बीजेपी ने रखी है। संभावनाएं भी ज्यादा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 18 मिली थी। इस बार टारगेट 30 प्लस की है। इसी तरह कई और राज्य हैं जहां बीजेपी को अपना दायरा इस बार बढ़ाना होगा और पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। यानी 9 राज्यों की 208 सीटों पर मोदी ने 166 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराने का टारगेट सेट किया है। और इसी तरह बाकी के 5 राज्य जिसकी लिस्ट हमने आपको पहले दिखाई, वहां पर 100% का स्ट्राइक रेट बीजेपी को रखना होगा, मोदी सरकार को रखना होगा। तो 370 का यह टारगेट अचीव किया जा सकता है। 2019 में बीजेपी ने देश भर के 436 सीटों पर कैंडिडेट उतारी, जिनमें 303 सीटों पर जीत मिली। वहीं 133 सीटें ऐसी थी जहां से बीजेपी चुनाव हार गई। अब इन्हीं 133 सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देश भर में 173 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार से लोकसभा का चुनाव जीत रही है। फिलहाल उत्तर भारत की 193 सीटों में से बीजेपी का 177 सीटों पर कब्जा है। यहां पार्टी ने उन सीटों को टारगेट किया है जहां से उसे हार मिल रही है या पिछला चुनाव वो बहुत कम मार्जिन से जीत पाए थे। आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर में तो बीजेपी ठीक है, लेकिन अगर 400 पार जाना है तो साउथ को साधना बहुत जरूरी है। बगैर साउथ को साधे काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री का फोकस दक्षिण भारत पर भी उतना ही है जितना उत्तर पर है। हाल ही में पीएम मोदी लक्षद्वीप गए, फिर केरल का दौरा करने के लिए पहुंचे। राम मंदिर उद्घाटन से पहले पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरों पर गए और मंदिरों में जाकर दर्शन किए, मंदिरों में जाकर सेवा की। दक्षिण भारत की सीटें कितनी हैं? दक्षिण भारत का आंकड़ा क्या कहता है? दक्षिण भारत में कुल 131 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 30 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में बीजेपी का नेतृत्व यह मानता है कि अगर साउथ में बढ़त मिलती है, साउथ में एज मिलता है, साउथ में फायदा होता है, तो बीजेपी के लिए टारगेट और आसान हो जाएगा। इसलिए बीजेपी ने साउथ में उन दिग्गज नेताओं को उतारा है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। अंतरिम बजट में लक्षद्वीप को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात का ऐलान किया था। यानी इस बार उत्तर भारत के साथ साथ कांग्रेस को साउथ में भी बीजेपी कड़ी चुनौती देने वाली है। बीजेपी साउथ से भी बड़ी सीटें निकालने की तैयारी कर रही है। अब बीजेपी के टारगेट को पूरा करने में विपक्ष का बखूबी योगदान भी है। तो आप पूछेंगे कि बीजेपी के टारगेट को पूरा करने के लिए भाई विपक्ष का क्या योगदान हो सकता है? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वंदे भारत ट्रेन में सफर करते नजर आए। जल्दी से तस्वीर आप दिखाइए जिसमें वो अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ बैठे हुए हैं। अब ये तस्वीर राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बन गई है कि भाई अगर ट्रेन में वंदे भारत एक्सप्रेस में उद्धव ठाकरे सफर कर रहे हैं तो क्या एनडीए एक्सप्रेस में भी उद्धव ठाकरे आ सकते हैं? क्या उद्धव की वापसी एनडीए में हो सकती है? क्या 2024 का जो एनडीए एक्सप्रेस है उसमें भी उद्धव ज्वाइन कर सकते हैं क्या? इस तस्वीर के बाद बीजेपी ने भी तंज किया, ठाकरे को मोदी सरकार का लाभार्थी बताया। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ट्रेन तो देश की है, सफर तो कोई भी कर सकता है, इसे किसी पार्टी का क्या लेना देना है? और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन वंदे भारत में बैठकर तस्वीरें सामने आना और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उद्धव के बयान के बाद हलचल बहुत तेज हो गई है। तो बयान कौन सा आया वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। गेल्या वेळेला आम्ही युतीचा प्रचार केला होता, आमचे विनायक राऊत आणि सगळे इथून जे निवडून आले म्हणून तुम्ही तिकडे पंतप्रधान बसलात, पण नंतर तुम्ही आम्हाला दूर टाकलत। आज देखील आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही, सोडू शकत नाही, भगवा झेंडा आमचा कायम आहे। पण या भगव्या झेंड्यामध्ये छेद मारण्याचं काम भाजपा करतोय। मोदी साहेब हे सगळी तुमची जी काय पिलावळ आहे ना, यांनी जर का आजपर्यंत देशाचं काम केलं असतं तर तुम्हाला ही पक्ष फोडाफोडीची वेळच आली नसती, लोकांनी पुन्हा तुम्हाला डोक्यावर घेऊन निवडून दिलं असतं। तो उद्धव ठाकरे मोटा मोटी ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी हम आपके कल भी दुश्मन नहीं थे, हम आज भी आपके दुश्मन नहीं है, हम आज भी हिंदुत्व का झंडा बरता रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे क्या इशारा करना चाह रहे हैं? और अगर विपक्ष बंट रहा है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी अपनी 370 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे जा रही है। ज्यादातर सीटों पर विपक्ष के कई उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, लेकिन इनके बीच गठबंधन बन नहीं पा रही है। मल्टीपल कैंडिडेट खड़े होने की वजह से विपक्ष के वोटों का बंटवारा होना तय है
और वहीं इंडिया अलायंस की नींव रखने वाले नीतीश के आने का फायदा भी बीजेपी को सीधा मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। सीट शेयरिंग से फंसा पेज भी 400 पार के नारे को बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मोदी की राह और ज्यादा आसान होती नजर आ रही है। और नीतीश कुमार तो विपक्षी गठबंधन के अगुआ थे।